आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं अपने रिमोट सेंसिंग वाले टॉपिक्स की। और उसमें जो पहला चैप्टर है वह है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। अभी तक जो हमने बात की थी वो एरियल फ़ोटोग्राफ्स की थी। एरियल फ़ोटोग्राफ जो हैं वो अभी भी प्रयोग में लाए जाते हैं और पहले उनकी उपयोगिता थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम आज की बात करें तो इस समय के अंदर जो है एरियल फ़ोटोग्राफ की जगह पे हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बेसिक जानकारी के तौर पर कि रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है कि हमने पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर उपग्रह स्थापित कर रखे हैं और वो जो उपग्रह हैं उनमें सेंसर लगे हुए होते हैं और वो सेंसर पृथ्वी के जब चारों तरफ वो है उपग्रह चक्कर लगाता है तो उससे लगातार उसकी फ़ोटो खींचते रहते हैं और उस डाटा को वो वापस धरातल पर भेज देते हैं। तो वही काम जो एरियल फ़ोटोग्राफ में हवाई जहाज़ करता था वो वायुयान की जगह जो है वो उपग्रह ने ले ली और जो कैमरा है उसकी जगह जो है वो सेंसर ने ले ली। तो ये दो परिवर्तन आए और ये जो अब हमें डाटा प्राप्त होता है रिमोट सेंसिंग की फॉर्म में वो ज़्यादा बेहतर होता है, लगातार मिलता है और उसको हम अलग अलग तरीके से डिजिटली विश्लेषित कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं जो रिमोट सेंसिंग और एरियल फ़ोटोग्राफी के अंदर आप पाएंगे। अगर हम सुदूर संवेदन की एक परिभाषा देने की कोशिश करें तो वो है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु के बारे में बिना छुए या संपर्क किए जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सुदूर संवेदन। सुदूर का मतलब है डिस्टेंस पे, दूरी से, ठीक है। संवेदन का मतलब है कि कोई ऐसा एक सेंसर होना जो कि जानकारी को अपने पास रिकॉर्ड कर ले या अपने पास उसको फ़ोटो के तौर पर खींच करके रख ले, तो उसे हम लोग जो हैं वो सुदूर संवेदन कहते हैं। सुदूर में यहाँ पर दूर के लिए जैसे हमने बात की थी अभी कि उपग्रह जो है वो बिना पृथ्वी के टच में आए, यानी कि पृथ्वी से कुछ दूरी के ऊपर जो है वो भ्रमण कर रहा है और वहाँ से बिना पृथ्वी को टच किए, यानी कि कोई डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नहीं होता है, तो उससे जो पृथ्वी के और उसके धरातल का एक पूरा पार्ट हो सकता है या एक छोटा पार्ट हो सकता है, उसकी जब फोटोग्राफी की जाती है किसके द्वारा? संवेदक के द्वारा। यहाँ पर अब कैमरा नहीं यूज़ किया जा रहा, अब यूज़ किया जा रहा है सेंसर। तो उनके माध्यम से जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं या जो जानकारी हमें मिलती है उस पूरी प्रणाली को हम लोग कहते हैं सुदूर संवेदन प्रणाली या रिमोट सेंसिंग। मानव कुछ सुदूर संवेदन का प्रयोग पहले भी अपने दैनिक क्रियाओं के लिए करता रहा है, जैसे कि आँख। आप दूर तक की चीज़ों को देख लेते हैं बिना उन चीज़ों को छुए हुए, तो ये एक प्रकार से क्या है? सुदूर संवेदन है, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो किसी चीज़ को छू नहीं रही, इसके बावजूद आप अपने चारों तरफ जहाँ कहीं भी निगाह घुमाते हैं वहाँ की जो पिक्चर है वो आपकी आंखों के माध्यम से आपके दिमाग तक पहुँच जाती है और आप उसे आसानी से देख पाते हैं। तो ये एक सुदूर संवेदन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपके कान हैं कि जब आपको कोई चीज़ सुननी होती है तो आपको अगर थोड़ी सी मध्यम आवाज़ में भी कोई बात कर रहा है तो कान को उसके बिल्कुल पास ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, आप दूर से ही उस ध्वनि को सुन सकते हैं। इसी प्रकार से नाक है। नाक में भी क्या होता है कि किसी भी चीज़ की दुर्गंध या सुगंध या खुशबू वो आपको दूर से ही पता चल जाती है। जैसे जब आप घर में आते हैं कई बार तो घर में कुछ अगर पक रहा है तो आप उसकी सुगंध से ही बता देते हैं कि आज घर में कौन सा पकवान पका है या आज कौन सा खाना बना है। तो ऐसा आप क्यों कर पा रहे हैं जबकि अभी तक आपने ना तो उसको देखा है ना उसको छुआ है? तो इसमें भी क्या है कि गंध है जो एक प्रकार की, जो हमारी नाक आसानी से पहचान कर लेती है, तो वो भी दूर संवेदन का एक एग्जाम्पल है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं दूर संवेदन के लिए, लेकिन वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे उपग्रहों की जो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं और वहाँ से संवेदक के जरिए या सेंसर के जरिए हमें जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। दूर संवेदक जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक है रेडियोमीट्रिक। रेडियोमीट्रिक में हम क्या कर रहे हैं? यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के सीमित खंड को मापता है। रेडियोमीटर के अंदर क्या होता है कि हमें जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को जो मापने का काम है वो किसके जरिए किया जाता है? रेडियोमीटर के जरिए किया जाता है और ये काम भी बिना छुए किया जाता है, यानी कि सुदूर संवेदन से किया जाता है। इसके अलावा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में क्या हो रहा है कि आप ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं, जिसे हम डेसिबल भी कहते हैं, कि अगर कोई तेज़ गति की आवाज़ होती है तो कहते हैं हाई डेसिबल पे है वो, और अगर मंद गति की होती है तो हम उसे कम डेसिबल में बताते हैं। तीसरा है मैग्नेटोमीटर। इसका काम क्या है
चुंबकीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को मापना। हमारी जो पृथ्वी है उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में लगातार जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो ये मैग्नेटोमीटर है ये क्या काम कर रहा है, ये आपकी उस चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को माप करके आपको बताता है। इसी प्रकार से ग्रेविमीटर है, ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को मापने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, कि सिद्धांत क्या है, मुख्यतः कैसे काम करता है हमारा ये जो सुदूर संवेदन है या रिमोट सेंसिंग का पूरा सिस्टम है। इसके अंदर देखिए आप क्या क्या चीज़ें हैं। एक तरफ आपको उधर से अगर आप देखना शुरू कीजिए, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सन। सन का अर्थ है कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है। तो वर्तमान में जो हम सुदूर संवेदन के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है ऊर्जा। तो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा पृथ्वी तक लगातार पहुंचती रहती है। यहाँ पहुंचने के दौरान उसके बीच में एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स आती हैं और उन लेयर्स के दौरान जो है कुछ बादल पाए जाते हैं या कहीं पर जो है कुछ धूलिकण पाए जाते हैं या वाष्पकण पाए जाते हैं। तो वो जो है आने वाली एनर्जी को कुछ हद तक रोकने का काम करते हैं या रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो धरातल तक पहुंच जाती है। जब वो धरातल तक पहुंचती है तो वो अलग अलग चीज़ों से टकराएगी, या तो वो किसी बिल्डिंग से टकराएगी, किसी घर से टकराएगी, किसी पक्की रोड से टकराएगी, खाली मिट्टी के ऊपर टकराएगी, या किसी घास के ऊपर टकराएगी, पानी की बॉडी के ऊपर टकराएगी, या पेड़ों से टकराएगी। इनमें से किसी के ऊपर भी वो टकरा सकती है। ठीक है, टकराने के बाद इनका सबका जो रिएक्शन है उस टकराने की प्रक्रिया का, वो सबका अलग अलग है। कोई उस ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई उस ऊर्जा का कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर देगा और कोई चीज़ जो है उस ऊष्मा का पूरे भाग को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यानी कि हर चीज़ की जो रिएक्शन है उस ऊर्जा के प्रति वो भिन्न भिन्न होगी। और वो जो भिन्नता है वो जब वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, तो फिर एक बार उसको वायुमंडल का सामना करना पड़ता है और वायुमंडल से निकलने के दौरान फिर उसमें कुछ जो है दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच जाती हैं, वो पहुँच जाती हैं सैटेलाइट तक। और सैटेलाइट के अंदर जो सेंसर लगा हुआ होता है हमारा, वो सेंसर यहाँ पर वो उसको परावर्तित ऊर्जा को अपने पास रिकॉर्ड करने का काम करता है। और जो वो रिकॉर्डिंग होती है उसे ही हम कहते हैं सुदूर संवेदन प्रणाली। बाद में वो जो डाटा है वो वापस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये एक मोटा सा मैंने आइडिया दिया है आपको कि जो रिमोट सेंसिंग का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, सूर्य से शुरू होकर के सेंसर तक चलने के लिए। इसको पूरी प्रक्रिया को हम जो है आगे डिटेल में एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है वो है ऊर्जा के स्रोत। कि जब कभी भी आप रिमोट सेंसिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ जो ज़रूरी चाहिएगी वो होती है ऊर्जा। जैसे अभी हमने बात की थी कि इस केस में जो पिछला हमने डायग्राम देखा था उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या था, सूर्य था। ज़्यादातर मामलों के अंदर हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को, जो कृत्रिम ऊर्जा कहलाती है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे रात के समय हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक प्रकार की क्या है कृत्रिम ऊर्जा है जो आपको चीज़ों को रात के समय में देखने में मदद करती है। तो वो भी ऊर्जा का एक स्रोत है, लेकिन उस स्रोत को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जबकि जो सूर्य है वो एक प्रकार का एक नेचुरल ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी चीज़ है विकिरण और वायुमंडल। विकिरण का मतलब है कि सूर्य से निकलने हुई जो किरणें हैं वो धरातल तक आएंगी और धरातल के अंदर आने के दौरान वो वायुमंडल के अंदर से गुजरती हैं। और जैसे हमने बात की थी कि वायुमंडल से गुजरने के दौरान उनमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। फिर है सतह पर ऊर्जा का संपर्क। यहाँ सतह से मतलब है कोई बिल्डिंग, कोई खेती बाड़ी वाली ज़मीन, कोई घास, कोई खेल का मैदान, कोई पानी की बॉडी जैसे कि तालाब या कोई भी और पेड़ वगैरह हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं सतह। तो जो ऊर्जा है सूर्य से निकलने के बाद एटमॉस्फेयर को पार करते हुए वो कहाँ पहुँचेगी, सतह पर पहुँचेगी। और उस सतह पर आने के बाद वो सतह की चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं और उसको परावर्तित कर देती हैं। तो वो क्रिया इसके बाद होती है। फिर है परावर्तित और परिवर्तित ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा सतह पर आई उसमें से कुछ भाग जो है वो शोषित कर लिया गया और बाकी का भाग जो है वो परावर्तित कर दिया गया। जो सेंसर रिकॉर्ड करते हैं वो परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं। फिर है सेंसर से प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ या आंकड़ों के रूप में अभिसरण। सेंसर जो लगे हुए हैं वो लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उस रिकॉर्डिंग को वो धरातल के ऊपर साथ साथ भेजते रहते हैं। धरातल पर जब आपको डिजिटल डाटा प्राप्त हो जाता है
तो आप कंप्यूटर्स की मदद से और कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से उस पूरे डाटा को जो है वो अरेंज कर लेते हैं, उसको फ़ोटोग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग आपके विषय हो सकते हैं, उसके अनुसार उसका चुनाव आप कर सकते हैं। फिर है आंकड़ों या फोटोग्राफ से विषयानुसार सूचना सामग्री को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप धरातल के एक पूरे हिस्से का एक साथ फ़ोटो खींचते हैं। उस फ़ोटो के अंदर क्या हो रहा है कि आपको खेतीबाड़ी की ज़मीन भी दिखाई दे रही है, मकान भी दिखाई दे रहे हैं, अर्बन एरियाज़ भी दिखाई दे रहे हैं, खेल के मैदान भी दिखाई दे रहे हैं, स्नो कवर्ड एरिया भी हैं, पानी के एरिया भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सब के विषय अलग अलग हैं। जैसे अब कोई खेतीबाड़ी का वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो क्या है, उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के एरिया में इंटरेस्ट है, लेकिन जब फ़ोटो प्राप्त हो रहा है उसमें सारी चीज़ें एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप उसमें से क्या करेंगे, आप उसको विषयवार अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे कि अर्बन टाउन प्लानर है उसको कौन सी चीज़ चाहिएगी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उसको क्या चाहिएगा, या कोई भी और विशेषज्ञ है उसको उस डाटा में से कौन सी चीज़ उसके काम की है, उसके अनुसार आप विषय अनुसार उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं डाटा को, और फिर उसकी सारणी या उसकी टेबल्स या कुछ भी बना करके जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसको वो चीज़ दे देते हैं। और अंतिम क्रिया होती है मानचित्र या सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण। जब आपने उसके विषय चुन दिए, उन विषयों के आधार पर या उन टेबल्स के आधार पर आप उसके कुछ डायग्राम बना सकते हैं, कुछ उसके ग्राफ बना सकते हैं, कुछ उसके मैप तैयार कर सकते हैं। तो वो जो आपने मैप, ग्राफ, डायग्राम या टेबल जो भी बनाई है वो सारी की सारी आप एक बुक की फॉर्म में, एक सॉफ्टवेयर में, किसी सीडी की फॉर्म में, या किसी भी व्यक्ति को जिसको चाहिए हो उसको आप उसकी पेन ड्राइव में दे सकते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ऊर्जा स्रोत से लेकर के जी तक, यानी कि मानचित्र की सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण तक, ये सारी क्रियाएं जो है एक पूरा प्रोसेस कहलाता है रिमोट सेंसिंग, जिसमें कि ऊर्जा प्राप्त होने से लेकर के और डाटा को एनालाइज करने तक सारी एक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला था सोर्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का स्रोत। एक तो होती है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। प्राकृतिक का मतलब है कि जो नेचर द्वारा हमें दी गई है, जिसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जैसे कि सूर्य से जो हमें रोशनी प्राप्त होती है वो एक प्रकार से प्राकृतिक ऊर्जा का ही स्रोत होता है। तो उसके अंदर हमें पूरे संसार को, जिस समय सूरज हमारे एरिया में दिन निकला हुआ होता है तो उस समय सूरज से हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्राप्त हो रही होती है। हाँ, जो दूसरी साइड है पृथ्वी की, यानी कि जहाँ सूर्य इस समय नहीं है, रात का समय है, वहाँ पर उस समय जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो रही होती, लेकिन पृथ्वी के आधे हिस्से को हमेशा ही जो है प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। दूसरी होती है कृत्रिम अथवा मानवकृत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो जैसे हमने बात की थी कि दोनों प्रकार की ऊर्जा है जो है वो हम अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक ऊर्जा जब कभी भी उपलब्ध नहीं होती तब हमें कृत्रिम चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, तो उसे हम कृत्रिम या मानवकृत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था टॉर्च का, कि टॉर्च जब जलाते हैं हम लोग तो उससे एक आपको रोशनी मिल जाती है। आप चाहे मोमबत्ती जलाएँ, दिया जलाएँ, कुछ भी जलाएँ, वो एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम अथवा मानवकृत चुंबकीय ऊर्जा है, जिसमें कि मानव जो है अपने अन्य ऊर्जा के संसाधनों को इस्तेमाल करके और जो है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं राडार। राडार आपको पता है कि ये जो है बाउंड्रीज़ के आसपास लगाया जाता है देशों की, ताकि कोई दूसरे देश की अनवांटेड कोई चीज़ अगर हमारे एरिया में आसमान के थ्रू आने की कोशिश करती है तो राडार जो है वो लगातार सिग्नल आसमान में भेजता रहता है। तो उस आसमान में भेजने के दौरान अगर उससे कोई चीज़ आसमान में टकराएगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन हमारे एरिया में घुस आई है, तो वो उससे टकरा करके राडार को सूचित कर देती है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ एंटर की है जो हमारी जानकारी में, जिसकी कोई पता नहीं है हमें। तो अगर हमें पता चल जाए टाइम से कि कोई ऐसी चीज़ आई है तो या तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं या हम उसे सूचना भेज सकते हैं कि आप जो है अनवांटेड हमारे एरिया में आ गए हैं। अगर आप जानबूझ करके आए हैं तो आपको उड़ा दिया जाएगा, और अगर आप जो है परमिशन लेकर के आए हैं तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट करके हमें बताएं कि आपको किस चीज़ की परमिशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो यह रडार जो है ये भी एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है, कृत्रिम अथवा मानवकृत विद्युत ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, जैसे एक है एक्टिव सेंसर और एक होते हैं पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर वो होते हैं जो टारगेट के ऊपर जो है अपनी एनर्जी को थ्रो करते हैं। जैसे कि एक फ्लैश वाला जो कैमरा होता है वो क्या कर रहा है कि जिस समय आप कैमरा में फ़ोटो खींचने के लिए बटन पुश करते हैं उसी समय उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जिसकी फ़ोटो खींचनी होती है।
आप स्वयं की भी फ़ोटो जब कभी खिंचवा करके आते हैं तो जो फोटोग्राफर है वो क्या कर रहा होता है, आपके दोनों तरफ जो है लाइटें लगा देता है और बीच में कैमरा रखता है। तो जैसे ही वो स्विच ऑन करता है तो वैसे ही आपके ऊपर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए लाइट पड़ती है और उसी दौरान जो है फ़ोटो आपका खिंच जाता है। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बढ़ जाती है, थोड़ी सी डिटेल या शार्पनेस जो है वो फ़ोटो की बढ़ जाती है। तो कैमरा विद फ्लैश, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव सेंसर का। एक्टिव सेंसर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जिसकी अपनी एनर्जी है या जो अपनी एनर्जी को स्वयं यूज़ कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव सेंसर। ठीक है, इसी तरीके से रडार है। रडार की अभी हमने बात की थी कि वो हर समय एक एनर्जी को रेडिएट करता रहता है और जब कभी भी कोई चीज़ उससे टकराती है तो वो वापस उसकी जानकारी हासिल कर लेता है। तो उसमें भी एनर्जी कौन रेडिएट कर रहा है? खुद रडार एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? एक्टिव सेंसर है। दूसरे होते हैं पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर का मतलब है यहाँ पर कि जिसके अंदर आपका जो स्रोत है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, उसकी अपनी कोई ऊर्जा का संसाधन नहीं है। जैसे कि कैमरा विदाउट फ्लैश, यानी कि आपने फ़ोटो खींची लेकिन उस दौरान कैमरा ने किसी भी प्रकार की फ्लैश जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो नहीं की या नहीं फेंकी, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रकार का पैसिव सेंसर है। तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो प्राकृतिक ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी कि सूर्य की रोशनी है तो आपकी फ़ोटो ठीक आ जाएगी, अगर रात का समय है तो हो सकता है आपकी फ़ोटो साफ़ ना आए, क्योंकि उस समय जो है आपको एनर्जी वहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कैमरा विदाउट फ्लैश जो है वो क्या है? एक प्रकार का विदाउट फ्लैश, फ्लैश वाला नहीं, विदाउट फ्लैश क्या है? एक प्रकार का पैसिव सेंसर है। इसी प्रकार से ह्यूमन आई, आदमी जो है वो दिन में बड़े अच्छे से सब चीज़ें देख सकता है लेकिन रात के समय नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि मानव के जो आँखें हैं वो एक प्रकार से किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सूर्य की रोशनी के ऊपर निर्भर कर रही है। सूर्य की रोशनी रहेगी, वो रोशनी जब चीज़ों पर पड़ेगी तो वो चीज़ों की ब्राइटनेस आ जाएगी और आपकी आंखें उसको देख पाएंगी। रात के समय जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तब उस दौरान जो है उस पर चीज़ों पर रोशनी नहीं पड़ती, जिससे वो रिफ्लेक्ट नहीं करती और आपको वो चीज़ें दिखनी बंद हो जाती है। आपकी आँख उसको नहीं देख सकती क्योंकि आपकी आँख के पास अपना कोई ऊर्जा का संसाधन नहीं है। फिर इसके बाद है दूसरा स्टेज, वो है स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण। दूसरी चीज़ जो हो रही है वो क्या है कि सूर्य का जो हमें स्रोत है वो हमने मान लिया, ऐसे ही कोई भी और एनर्जी का स्रोत हो सकता है। वहाँ से जो भी लाइट आएगी, इस केस में हम सूर्य को मान के चल रहे हैं कि सूर्य से जो लाइट आएगी या ऊर्जा आएगी या एनर्जी आएगी वो सारी की सारी धरातल तक पहुँचेगी और उस पहुँचने के दौरान जो उसमें वेव्स होती हैं वो अलग अलग वेव्स होती हैं। कुछ को हम कहते हैं शॉर्ट वेव, कुछ को हम कहते हैं मीडियम वेव, कुछ को हम कहते हैं लॉन्ग वेव। जैसे ये है, इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए, इसमें दो वेव्स के बीच में कुछ गैप है, उस गैप की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव कहते हैं। यहाँ पर वही वेव्स हैं लेकिन उनके बीच में जो अंतर है वो काफ़ी कम है, तो इनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं। बीच में है जहाँ पर कि ना तो गैप बहुत कम है ना गैप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी को हम कहते हैं मीडियम वेव। तो कई प्रकार की तरंगें हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचती हैं और उन सब की अलग अलग वेवलेंथ होती है। ब्रॉडली हम उसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और लॉन्ग वेव। इन सब का रिएक्शन भी अलग अलग रहता है। सूर्य से जो ऊर्जा की तरंगें हमें प्रकाश की गति से धरातल तक पहुंचती है वो स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस ऊर्जा संचरण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये लगातार हमें जितने टाइम सूरज हमारे को दिखाई दे रहा है उतने समय तक हमें लगातार प्राप्त होती रहती हैं, अलग अलग वेवलेंथ में, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग वेव में। तीसरा स्टेप, 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था? स्रोत सूर्य का। दूसरा स्रोत क्या था? स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि आपको जो एनर्जी मिली है वो किस किस अलग अलग वेवलेंथ में मिली है। तीसरी चीज़ है पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की संपर्क क्रिया। वो ऊर्जा जब सूर्य से निकली, वो बादलों से होते हुए या एटमॉस्फेयर से होते हुए वो हमारे धरातल तक पहुँचेगी। जब वो धरातल तक पहुँचेगी तो वो विकिरण ऊर्जा जो है उस पर कुछ रिएक्शंस होंगे। क्या क्या रिएक्शंस होंगे वो? नंबर 1, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो ऊर्जा जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त हुई है, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे रेत है, पानी है, बर्फ़ है, बिल्डिंग्स है, उन सब की रिएक्शन उस ऊर्जा के प्रति अलग अलग है। कुछ उसमें से उस ऊर्जा को अपने अंदर, पहला स्टेप क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि उस एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित कर लेंगे और वापस परावर्तित नहीं होने देंगे। तो वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? अवशोषण हो सकता है। या दूसरी चीज़ क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप उस एनर्जी को अपने अंदर टकराई और टकराने के बाद आपने उसको अपने अंदर से पास होकर के नीचे तक जाने दिया। जैसे कि पानी है, पानी में जब ऊपरी सतह के ऊपर कुछ ऊर्जा गिरती है तो उसमें से कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग पानी के अंदर तक चला जाएगा। तो जो पानी के अंदर तक चला जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। तीसरी चीज़ हो सकती है रिफ्लेक्शन, यानी कि जब ऊर्जा टकराई, टकराते ही धरातल से उसने उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे कि बर्फ़ के केस में होता है कि बर्फ़ के ऊपर जो भी एनर्जी गिरती है उसका बहुत कम भाग जो है अवशोषित किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, ज़्यादातर भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो यही परावर्तित भाग जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे सेंसर जो कि उपग्रह में लगे हुए होते हैं उनका रिकॉर्डिंग का आधार क्या है, वो यही परावर्तन या रिफ्लेक्शन ही होता है। तीसरी चीज़ जो चौथी चीज़ जो हो सकती है वो है उत्सर्जन या एमिशन। उत्सर्जन या एमिशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक बार जब एनर्जी को आपने अपने अंदर शोषित कर लिया, जैसे रेत है, रेत अपने अंदर एनर्जी को एक बार शोषित कर लेती है, लेकिन फिर वो रात के समय क्या करती है, धीरे धीरे उस एनर्जी को वापस वायुमंडल की तरफ छोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो एमिशन है ये हमारे सेंसर के लिए किसी प्रकार से ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। हम ज़्यादातर सेंसर के लिए किसका उपयोग करेंगे, परावर्तन या रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या ट्रांसमिशन हो सकता है। अब ये जैसे रिफ्लेक्शन का दिखा रखा है कि एनर्जी को आई, यहाँ पर टकराई, टकराते ही वापस चली गई, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के ही एग्जांपल है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि पत्तियों तक, मान लो कोई ऐसे पत्ते हैं जहाँ तक एनर्जी पहुँची लेकिन उस एनर्जी को उसने अपने अंदर शोषित कर लिया, बाहर नहीं जाने दिया। ट्रांसमिट का मतलब कुछ ऐसे पत्ते जो अपने अंदर एनर्जी को आई लेकिन उसको वापस बाहर निकाल के दूसरी तरफ भेज दिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो ये तीन अलग अलग क्रियाएं हुई। कौन कौन सी हुई, रिफ्लेक्शन यानी कि वापस भेज देना, एब्जॉर्प्शन यानी कि ग्रहण कर लेना, और ट्रांसमिशन यानी कि आर पार कर देना। तो ये तीन चीज़ें जो हैं क्रियाएं अलग अलग होंगी। हमारे लिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आर या रिफ्लेक्शन वाली, जो कि धरातल से टकरा करके वापस जो है ऊपर जाएंगी, जिसको कि सेंसर अपने पास रिकॉर्ड करेगा, उसे हम लोग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मापते हैं। फिर है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अपने गुण, रंग, आकार और संरचना के अनुसार ये क्रियाएं अलग अलग करती हैं। जैसे रेत है, वो बर्फ़ से बिल्कुल अलग प्रकार से क्रिया करेगी। रेत जो है कुछ मात्रा के अंदर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व करेगी, थोड़ी मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगी, और जो तीसरी चीज़ थी कि ट्रांसमिट करेगी, उसकी क्रिया उसके अंदर नहीं होती है। जबकि जो बर्फ़ है वही ऊर्जा जब बर्फ़ पर गिरेगी तो लगभग उसका 99% भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो अपने अंदर कोई भी एब्जॉर्ब भी नहीं करती और ना ही वो ट्रांसमिट करती है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, रेत और बर्फ़। दोनों जो हैं रिएक्शन उनकी कैसी है, बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उनका जो गठन है, उनकी संरचना है, वो अलग प्रकार की होती है। रंग है इसी प्रकार से, जो हमें गहरे रंग दिखाई देते हैं, जैसे गहरा हरा रंग, काला रंग, महरून रंग, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और थोड़ी मात्रा में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें गहरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन अगर आप सफ़ेद रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर एनर्जी को बिल्कुल भी सोखता नहीं है और वो सारी एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसका परावर्तन की दर बहुत अलग होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गया, रंग, आकार और संरचना के अनुसार सभी धरातल की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग क्रियाएँ इस एनर्जी के साथ करेंगी। जैसे रेत और बर्फ़ की अंतर क्रिया अलग अलग है, इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। इसके बाद है कि परावर्तन जो जिसकी हम मुख्यतः बात कर रहे हैं कि जो हमारे लिए रिमोट सेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो दो प्रकार का परावर्तन करता है। एक होता है सुव्यवस्थित, जिसको हम कहते हैं स्पेकुलर, और दूसरा होता है डिफ्यूज़ या विसरित परावर्तन। जो सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर कोई चीज़ आई और तुरंत एक पर्टिकुलर एंगल पर ही वापस चली गई। जैसे कि एक खाली सड़क है, कोई बहुत समतल मैदानी इलाका है, उसमें क्या होगा कि कोई चीज़ ऐसे आई और ऐसे चली गई, यानी कि बड़ा ही व्यवस्थित सा एक तरीका आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जो परावर्तन होता है उसको हम कहते हैं सुव्यवस्थित परावर्तन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जबकि जो ऊबड़ खाबड़ जगह है, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई चट्टानी इलाका है जहाँ पर ऊंचाई नीचाई ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है, ऊर्जा आई तो एक तरफ से लेकिन गई अलग अलग डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शन में नहीं गई। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं यानी कि बिखर गई तो उसको हम कहते हैं विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो जितना सुव्यवस्थित परावर्तन होगा, ये वाला परावर्तन होगा सुव्यवस्थित या स्पेकुलर, उतना ही रिमोट सेंसिंग के लिए बेहतर माना जाता है। जबकि जो परावर्तन डिफ्यूज़ है ये वाला, ये हम जो है रिमोट सेंसिंग के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। इसके अलावा वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा जो है उसको हम स्कैटरिंग 3 प्रकार की हो सकती है, जिसमें जो पहली प्रकार की स्कैटरिंग है उसको कहते हैं वायुमंडल में मौजूद धूल, गैस
धुएं के कारण विकिरण में बिखराव प्रकीरण कहलाता है। जब एनर्जी धरातल तक पहुंचती है और धरातल से टकरा करके वापस जाएगी, उस दौरान वायुमंडल की परतों से उसे गुजरना पड़ता है। जब वो अंदर आ रही है तो वो सेंसर द्वारा चूँकि रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसलिए हम उसका ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो धरातल पर टकरा करके वापस लौटती है और सेंसर ने जिसको रिकॉर्ड करना है, उस दौरान भी उसे वायुमंडल को क्रॉस करना है। तो उस वायुमंडल के गुजरने के दौरान अगर उसमें बहुत ज़्यादा धूल है, बादल हैं, गैस है, तो ऐसी चीज़ें क्या करेंगी, उस जो वापस परावर्तित ऊर्जा है उसको अपने अंदर या तो सोख लेगी, या उसको परावर्तित कर देगी, या उसको डिफ्यूज़ कर देगी। तो मतलब कई प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। अगर साफ आकाश है जिसमें कि किसी प्रकार के बादल नहीं है, धूलिकण नहीं है, तो आपकी सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा सेंसर के पास पहुंचेगी और उसके जो चित्र हैं वो आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे। ये प्रकीर्णन 3 प्रकार का हो सकता है। एक को हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत महीन होता है। तो ऐसे पार्टिकल जो हैं वो बहुत कम मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं या परावर्तित करते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बहुत महीन होता है, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं माइस स्कैटरिंग। माइस स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और वो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन करने की या रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अंदर हम शामिल करते हैं डस्ट को, पोलन्स को, स्मोक को और वाटर वेपर्स को। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, यानी कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और भी बड़ा, तो उनकी रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों पावर ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर आते हैं बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स या बड़े डस्ट के पार्टिकल्स। अगर वो मौजूद हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब दूसरी चीज़ है, इसके नेक्स्ट जो टॉप स्टेज आएगी वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हम सभी जानते हैं कि वो रास्ते में शोषित कर लेती है अल्ट्रा वायलेट किरणों को। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं, वो भी गर्मी को अपने अंदर शोषित करने का काम करते हैं। जल वाष्प हैं, वो भी अपने अंदर एनर्जी को सोर्स करके रखते हैं। तो वायुमंडल में इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, किसकी, ओजोन की, कार्बन के कणों की, जल वाष्प की, तो क्या होगा, उतनी ही गर्मी ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर सोखी जाएगी या एब्जॉर्ब की जाएगी। तीसरी, एक अब्सॉर्प्शन हो गया, एक है उसके बाद रिफ्लेक्शन या परावर्तन। परावर्तन के अंदर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि परावर्तन ही मुख्य चीज़ है जो सेंसर तक पहुंचेगा। सम रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम क्लाउड्स, एरोसोल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। वापस जो परावर्तित ऊर्जा हुई धरातल से गई वो वायुमंडल में पहुंची। अगर तो वायुमंडल साफ था तो आपको 100% परावर्तित ऊर्जा सेंसर तक पहुंचेगी, लेकिन अगर उसके अंदर बीच में ओजोन है, कार्बन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसका ऊर्जा का कितना बड़ा भाग शोषित हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ पर किस प्रकार की हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा संवेदक के माध्यम से परावर्तित ऊर्जा का अधिसूचन या रिकॉर्डिंग करना। जैसे हमने बात की थी कि उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, उनके अंदर क्या लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। उन सेंसर्स का क्या काम है, परावर्तित ऊर्जा को अपने पास रिकॉर्ड करना। किस फॉर्म में रिकॉर्ड करती है वो, डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करती है, अंकिकीय बोलते हैं जिसको, उस फॉर्म में रिकॉर्डिंग करती है। सुदूर संवेदन उपग्रहों में लगे संवेदक, जिसको हम सेंसर्स कहते हैं, भूपृष्ठीय वस्तुओं द्वारा, यानी कि जो हमारे सतह के ऊपर मिट्टी, रेत, वन या मकान वगैरह जो भी बने थे उनके द्वारा परावर्तित ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सूचनाएं डिजिटल रूप में एकत्रित करी जाती हैं और बाद में जब एक बार वो डिजिटल फॉर्म में उनको मिल गई, वो बाद में धरातल तक भेज दी जाती हैं ताकि धरातल पर हम उसका इस्तेमाल बाद में अपने विश्लेषण के लिए कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है प्राप्त ऊर्जा का आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण या कन्वर्जेंस करना। अब क्या होगा कि संवेदक ने जो ऊर्जा उसके पास आई रिफ्लेक्ट होकर के उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना था, पृथ्वी पर स्थापित धरातलीय केंद्रों को भेजना। अब उपग्रह तो क्या है, वो लगातार चक्कर ही काट रहा है ऊपर, हम वहाँ तो बार बार जाके सूचना लेकर के नहीं आ सकते, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जो सेंसर लगे हुए हैं वो उस ऊर्जा को ट्रांसमिट कर देंगे और धरातल के जो केंद्र, जहाँ पर कुछ जगह पे उन्होंने अपनी डिश लगा रखी है जहाँ पर कि उनको डाटा मिल सकता है, वहाँ पर उस डाटा को वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये डिजिटल फिगर्स हो सकती हैं रो और कॉलम की फॉर्म में, यानी कि ज़्यादातर आपको अगर थोड़ी सी भी कंप्यूटर की जानकारी है तो आप ये बात समझते हैं कि कोई भी डिजिटल डाटा जो होता है वो रोज़ यानी कि लंबाई में ऐसे और ऐसे दोनों प्रकार से जो है उसमें कुछ पॉइंट जो खाने बनते हैं, उन खानों की एक वैल्यूज़ होती हैं,
उन वैल्यूज़ को हम डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और वही जो है वो नीचे पहुंचाई जाती है, जिसके आधार पर इमेजेस का निर्माण होता है। अगर आप किसी फ़ोटो को देखेंगे, आपने कैमरा से अपने फ़ोटो खींची, तो उसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे पिक्सल्स बने हुए होते हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको बॉक्सेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो बॉक्सेस क्या हैं, एक प्रकार के इमेजेस को बनाने वाले छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। तो वो आप जब उसको कम्पैक्ट रखते हैं तो आपको फ़ोटो दिखती है, आप बड़ा कर देते हैं तो वो ब्लर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उतनी सूचना उपलब्ध नहीं है जितनी कि आप बड़ा करके उसको देखना चाह रहे हैं। HD क्वालिटी पे आप जितना जाते जाएंगे उसमें आपको जूम करने पर भी फ़ोटो काफ़ी दूर तक साफ दिखाई देती रहेगी, लेकिन अगर अच्छा कैमरा नहीं है तो थोड़ा सा जूम करने पर भी फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। ऐसा एक केंद्र भारत में हैदराबाद के निकट शादनगर में स्थित है। उससे अगला स्टेप है आंकड़ों से विषयानुसार सूचना सामग्री को निकालना। अब जो सेंसर है उसे नहीं पता कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। उसने तो अपने पास वो सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली जो उसको उसके सेंसर द्वारा रिकॉर्डिंग में आ गई। उसमें कृषि भी आएगी, वन भी आएंगे, सड़कें भी आएंगी, सब प्रकार की जानकारियाँ एक साथ आ जाएंगी। लेकिन अब वो सारी जानकारी आप किसी भी व्यक्ति को दोगे तो उसके लिए मुश्किल होगा कि उसमें से उसके काम की कौन सी जानकारी है और उसको उसमें से निकालना कैसे है, ये उसको संभव नहीं होता हर आदमी के लिए। तो वहाँ पर जो शादनगर, जैसे अभी हमने बात की थी, वो जो सेंटर्स हैं उनका एक मुख्य काम क्या होता है कि विषय के अनुसार धरातलीय केंद्र प्राप्त सूचनाओं से जो पहला स्टेप है, एक ये बीच में रह गया, थोड़ा बता देता हूँ, अशुद्धियों को दूर करना। कई बार क्या होता है कि डाटा जो नीचे भेजा गया उसमें कुछ समय के लिए कोई विधान आ गया या कुछ दिक्कत आ गई या रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर नहीं हो पाई या उसमें कुछ डाटा रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ सेंसर में हल्की सी प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, उन अशुद्धियों को डिजिटली कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर कर देंगे। और उसको दूर करने के बाद फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के जरिए आप क्या करेंगे, उस सारे डाटा को पहले जो है एक ब्रॉडली क्लासीफाई कर लेंगे कि इसमें से एग्रीकल्चर का पार्ट कौन सा है, अर्बन एरिया कौन सा है, वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं, या जो भी आपकी जानकारी को विषय अनुसार आप बांटना चाहते हैं उसके अनुसार आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। सॉफ्टवेयर बहुत तरह के आते हैं इसके लिए, तो हर कंट्री अपने अपने तकनीक इस्तेमाल करता है। विश्लेषण के बाद अलग अलग विषय के अनुसार सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को चाहिए तो वो उसमें से सिर्फ जो एग्रीकल्चर का एरिया है उसको अलग करके उसकी इमेज अलग बना करके दे देंगे। तो कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उनके पास गया तो वो उसको सारा डाटा नहीं देंगे, वो उसको सिर्फ वो डाटा देंगे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को चाहिए या उसने जो रिक्वायरमेंट दी है केवल वो डाटा उसको दे दिया जाएगा। फिर है मानचित्र और सारणी के रूप में आंकड़ों का अभिसरण। जो आंकड़े आपके पास आ गए, आपने विषयवार अलग अलग भी कर दिए। फिर क्या होता है कि कुछ आंकड़े तो वो लोगों को या जो विशेषज्ञ होते हैं उनको सीधा पहुंचा देते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, लेकिन जो खुद डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने अपने लेवल के ऊपर उस डाटा को ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से या किसी भी प्रकार का चित्रण करके या उसकी टेबल्स बना करके वो भी एक बुक की फॉर्म में या CD की फॉर्म में आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये एक अंतिम प्रक्रिया होती है जिसके अंदर के आपने डाटा को सारे को अपना सिस्टमेटिकली कर लिया, विषयवार कर लिया। फिर आपने विषयवार करने के बाद उसको एक बुक की फॉर्म में या CD की फॉर्म में अगर किसी को देना है तो आप उसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे, जैसे कि मैप, ग्राफ या कोई डायग्राम वगैरह या टेबल्स वगैरह वो आप उसमें ऐड कर देंगे ताकि समझने वाले को जो है कम दिक्कत महसूस हो। विभिन्न उपभोक्ताओं की ज़रूरत के अनुसार इन केंद्रों से सूचनाएं और मानचित्र आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ये पेमेंट बेसिस पे होती हैं, कुछ ये फ्री भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक जानकारी आपको चाहिए तो आप पेमेंट करके और वो सूचना ले सकते हैं, और अगर वो जनरल इन्फॉर्मेशन है तो कई बार वो फ्री में भी उपलब्ध हो जाती है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।